नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस के अंदर दोस्तों स्वागत करते हैं। आज अपने बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के अंदर सुनारी सभ्यता की। दोस्तों, सुनारी सभ्यता जो सुनारी झुंझुनू के अंदर विकसित हुई थी कांतली नदी के किनारे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो दोस्तों। फिर शुरू करते हैं सुनारी सभ्यता। हाँ जी, एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी आप जो सोशल मीडिया यूज करे उसके अंदर शेयर कर दो। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हाँ जी दोस्तों, शुरू करते हैं सुनारी सभ्यता। तो जो छोटी छोटी सभ्यता है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो बाकी रहेगी वो कल कर लेंगे। हाँ जी दोस्तों, सुनारी सभ्यता की बात करेंगे आज। देखेंगे दोस्तों, सुनारी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई और कहाँ, स्थान कौन सा है जहां पर यह सुनारी सभ्यता विकसित हुई थी। चलिए दोस्तों, सुनारी है वो आपके सुनारी झुंझुनू के अंदर विकसित हुई। दोस्तों, सुनारी झुंझुनू के अंदर सुनारी सभ्यता का विकास हुआ है। दोस्तों, अगर नदी की बात करें तो नदी कौन सी आती है? कांतली नदी दोस्तों, जिसे कांतली नदी भी बोला जाता है। कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया कि कांतली नदी आपके गणेश सभ्यता के अंदर मैंने बताया कि कांतली नदी के किनारे गणेश सभ्यता आपकी होती है, सिक्कर के अंदर विकसित होती है। कांतली नदी दोस्तों राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान के अंदर है, अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है कांतली नदी। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि ओवरऑल अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है तो घग्गर नदी हो जाएगी, लेकिन राजस्थान के अंदर पूछा जाए तो जो कांतली नदी है वो सबसे लंबी नदी है राजस्थान के अंदर। अगर लंबाई की बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई आती है आपके 100 किलोमीटर, और ये झुंझुनू को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है दोस्तों। और कांतली नदी के किनारे जो झुंझुनू के अंदर विकसित हुई है कौन सी सभ्यता? आपके सुनारी सभ्यता। किसके अंदर? कांतली नदी के किनारे झुंझुनू के अंदर विकसित होती है दोस्तों। अगर उत्खनन की बात करें, उत्खनन की बात करें तो दोस्तों उत्खनन राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया है। उत्खनन राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा कब किया गया? तो दोस्तों आपकी बात है 1980 से 81 के अंदर है। इसका क्या किया गया? आगे उत्खनन किया गया राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा। दोस्तों, राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा। दोस्तों, आपको पता है कि ऐसी कई सभ्यता है जिसके अंदर है लोहे ऐसे से लोहे गलाने की भट्टी मिली है, लेकिन यहां दोस्तों सबसे प्राचीन लोहे ऐसे से लोहे गलाने की भट्टी प्राप्त होती है। किस सभ्यता से? आपके सुनारी सभ्यता से। सबसे प्राचीन है सबसे प्राचीन लोहे ऐसे से लोहे गलाने की भट्टी प्राप्त होती है सुनारी सभ्यता से। दोस्तों, ये ध्यान रख लेना, सबसे प्राचीन। देखो, ऐसी कई सभ्यता है जहां से आपके लोहे गलाने की भट्टी प्राप्त होती है, लेकिन सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए तो सबसे प्राचीन लोहे गलाने की जो ऐसे से लोहे गलाने की भट्टी प्राप्त होती है किस सभ्यता से? सुनारी से। लोहे गलाने की भट्टी आपके मिली, भट्टी प्राप्त हुई।
दोस्तों इतनी बात है, लेकिन कोई खास बात है नहीं। लेकिन आप ये ध्यान रख लेना कि सबसे प्राचीन जो लोहे इसक से लोहे जलाने की भट्टी है वो किस सभ्यता से प्राप्त होती है? आपके सुनारी सभ्यता से प्राप्त होती है। और इसकी अगर बात की जाए सुनारी सभ्यता स्थित कहाँ पर, विकसित कहाँ पर हुई थी, तो आपके सुनारी झुंझुनू के अंदर पड़ता है। और नदी की बात की जाए तो नदी कांतली नदी आती है, जिसके किनारे सुनारी सभ्यता विकसित होती है झुंझुनू के अंदर। दोस्तों कांतली नदी की बात की जाए तो राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों कांतली नदी, जिसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई आती है आपके 100 किलोमीटर। और अगर बात की जाए कि कांतली नदी है वो झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू जिले के अंदर बहती है। सीकर व झुंझुनू जिले के अंदर बहती है। सीकर से ये खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है दोस्तों। और कांतली नदी झुंझुनू को 2 बराबर भागों के अंदर डिवाइड कर देती है। उत्खनन की बात की जाए सुनारी सभ्यता की, तो उत्खनन राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा 1980 से 81 के अंदर इसका उत्खनन किया गया था। और यहाँ से हमें यह बात ध्यान रखना कि सबसे प्राचीन जो लोहे ऐसक से लोहे जलाने की भट्टी प्राप्त होती है वो किस सभ्यता से होती है? सुनारी सभ्यता से प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर सभ्यता की बात करें तो आती है गढ़दा सभ्यता आपकी दोस्तों। कौन सी सभ्यता? गढ़दा सभ्यता। नेक्स्ट सभ्यता आती है गढ़दा सभ्यता, जो बूंदी के अंदर विकसित हुई, जो बूंदी के अंदर विकसित हुई। हाँ जी, चलिएगा गढ़दा सभ्यता। गढ़दा सभ्यता, गढ़दा सभ्यता की बात करें तो दोस्तों ये बूंदी के अंदर विकसित होती है। गढ़दा सभ्यता बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर विकसित होती है गढ़दा, बूंदी के अंदर। लेकिन अगर नदी की बात की जाए तो छाजा नदी के किनारे, नदी की बात की जाए तो छाजा नदी के किनारे विकसित होती है। छाजा नदी के किनारे, छाजा नदी के किनारे विकसित होती है कौन सी सभ्यता? आपकी गढ़दा सभ्यता। दोस्तों मैंने आज से 400-500 साल पुराने पहले एक बात बोली आपको, यहाँ पर नोट लिखा था एक सभ्यता के अंदर। क्या लिखा था वो और किस सभ्यता के अंदर? कमेंट में जरूर बताना। हाँ, जो बेराट सभ्यता के अंदर मैंने एक नोट लिखाया कि बर्ड राइटिंग रॉक पेंटिंग है वो प्राप्त होती है, कहां से प्राप्त होती है? शैल चित्र। तो दोस्तों वो आपके गढ़दा सभ्यता से ही प्राप्त होती है। क्या? बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग। दोस्तों उड़ते हुए पक्षियों के शैल चित्र प्राप्त होते हैं कौन सी सभ्यता से? आपके गढ़दा सभ्यता से। उड़ते हुए पक्षियों के शैल चित्र, पक्षियों के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। बर्ड राइटिंग रॉक पेंटिंग जो गढ़दा से हमें प्राप्त होती है, उड़ते हुए पक्षियों के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। लेकिन एक नोट लगाकर बात लिख लेना जो मैंने आपको पहले भी बता दी है बेराट सभ्यता के अंदर। दोस्तों बर्ड रॉक पेंटिंग है वो कहां से प्राप्त होती है? तो आपके बेराट सभ्यता से प्राप्त होती है बर्ड रॉक पेंटिंग। बर्ड रॉक पेंटिंग कहां से प्राप्त होती है? बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता से प्राप्त होती है बर्ड रॉक पेंटिंग। अगर बर्ड राइटिंग रॉक पेंटिंग की बात की जाए तो आपके दोस्तों उड़ते हुए पक्षियों के शैल चित्र प्राप्त होते हैं गढ़दा सभ्यता से। अगर उसकी खोज की बात की जाए तो दोस्तों खोज है या फिर उत्खनन, उत्खनन आर सी अग्रवाल के द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1953-54 के अंदर इनकी उत्खनन किया जाता है। अग्रवाल के द्वारा 1953 से 54 के मध्य में
इसका क्या किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। गडदरा सभ्यता जो दोस्तों आपके कुंडी के अंदर है विकसित हुई। जो आपके कुंडी के अंदर विकसित होती है गडदरा सभ्यता। हाँ जी, गडदरा सभ्यता की बात करें तो कुंडी के अंदर विकसित होती है। और नदी की बात की जाए तो छाजा नदी के किनारे दोस्तों आपके गडदरा सभ्यता है वो विकसित होती है। अगर उत्खनन की बात करें तो आर.सी. अग्रवाल के द्वारा यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1953-54 के अंदर इसका उत्खनन किया जाता है या खुदाई का कार्य किया जाता है। और यहाँ से हमें एक पेंटिंग प्राप्त होती है, शैल चित्र प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, बर्ड राइडिंग रोग पेंटिंग या फिर राइडर भी बोल सकते हैं इसे, बर्ड राइडर रोग पेंटिंग, रोग पेंटिंग। लेकिन अगर बात की जाए बर्ड रोग पेंटिंग की तो जो विराट सभ्यता से प्राप्त होती है, ये ध्यान रख लेना आप, विराट सभ्यता से प्राप्त होती है बर्ड रोग पेंटिंग। चलिएगा नेक्स्ट सभ्यता की बात करते हैं, भीनमाल सभ्यता। दोस्तों ये छोटी छोटी सभ्यता है, भीनमाल सभ्यता। कौन सी भीनमाल सभ्यता आपकी, भीनमाल सभ्यता की बात करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट सभ्यता थी आगे भीनमाल सभ्यता। भीनमाल सभ्यता दोस्तों, भीनमाल सभ्यता वो भीनमाल के अंदर, और भीनमाल है जैसे जालौर के अंदर पड़ता है दोस्तों। भीनमाल सभ्यता की बात करें तो भीनमाल सभ्यता विकसित होती है आपके भीनमाल के अंदर, और भीनमाल है जालौर के अंदर स्थित है, जालौर के अंदर स्थित है भीनमाल। आपको एक पता होगा कि शिशुपाल वध के जो रचनाकार है, रचना करने वाले जो साहित्यकार है शिशुपाल वध के जो साहित्यकार है, उनकी जन्म स्थली वो भीनमाल ही है। यहां लिख सकते हैं शिशुपाल वध की रचना करने वाले, शिशुपाल वध की रचना करने वाले जो साहित्यकार है, करने वाले जो साहित्यकार है वो भीनमाल से ही संबंध है, यानी भीनमाल के अंदर उनका जन्म स्थान है। कौन आते हैं, महाकवि माघ, महाकवि माघ। महाकवि माघ का दोस्तों जो जन्म है वो आपके भीनमाल से, भीनमाल के अंदर ही होता है। जन्म की बात करें तो जन्म भीनमाल के अंदर है। यानी जो महाकवि माघ जिसने शिशुपाल वध की रचना की थी, उनका संबंध कहां से है, तो उनका संबंध आता है आपके भीनमाल सभ्यता से, यानी ये बिलोंग करते हैं आपके भीनमाल से। भीनमाल जो जालौर के अंदर पड़ता है दोस्तों। अगर बात की जाए कि जो महाकवि है आपके महाकवि माघ है, उनको क्या कहा जाता है, महाकवि माघ को किसकी उपाधि दी गई है, किसकी उपाधि दी गई है महाकवि माघ को। हाँ जी दोस्तों, महाकवि माघ को आपके राजस्थान के क्या कहते हैं, राजस्थान के कालिदास कहा जाता है दोस्तों। महाकवि माघ को राजस्थान के क्या कहा जाता है, राजस्थान के कालिदास कहा जाता है महाकवि माघ को दोस्तों। एक आपके यात्री आते हैं चीनी यात्री जो हवन सोंग में दोस्तों राजस्थान के या फिर राजपुताना के दो सभ्यता स्थलों की यात्रा करते हैं, दो सभ्यता स्थलों की यात्रा करते हैं। वो कौन कौन सी दो सभ्यता जिनके अंदर हवन सोंग यानी चीनी यात्री यात्रा करते हैं, चीनी यात्री यात्रा करते हैं। चलिएगा चीनी यात्री हेवन सोंग राज
राजपूताना की प्रमुख दो सभ्यता स्थलों की यात्रा करते हैं। स्थलों की यात्रा करते हैं। दो सभ्यता स्थलों की यात्रा करते हैं दोस्तों। वो कौन कौन से दो सभ्यता स्थल है? तो आपके पहला बेराट हो जाएगा, यानी बेराट के अंदर भी आते हैं और भीनमाल के अंदर आते हैं, लेकिन भीनमाल के अंदर सर्वप्रथम भीनमाल के अंदर आते हैं। प्रत्याहार वंश के टाइम में भीनमाल के अंदर सर्वप्रथम आते हैं दोस्तों चीनी यात्री ह्वेन सोंग, जो राजस्थान की या फिर राजपूताना की दो प्रमुख आपकी सभ्यता स्थलों की यात्रा करते हैं। भीनमाल प्लस है बेराट सभ्यता, भीनमाल प्लस है बेराट सभ्यता की यात्रा करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जो भीनमाल है वो प्रतिहार जो शासक है, प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार शासक है, उनकी क्या रही है? राजधानी रही है। भीनमाल है वो प्रतिहार शासकों की राजधानी रही है। भीनमाल है गुर्जर प्रतिहार शासकों की राजधानी रही है दोस्तों। राजधानी रही है भीनमाल है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी रही है। दोस्तों गुजरात के जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? गुजरात प्रदेश कहलाता। गुजरात प्रदेश इन भीनमाल या इसको क्या गुजरात प्रदेश कहते हैं, जो गुजरात के आसपास का क्षेत्र है। गुजरात प्रदेश, और गुजरात प्रदेश की बात की जाए तो इनको है वो आपके ह्वेन सोंग क्या कहते हैं? कुचेलो कहते हैं। ह्वेन सोंग है कुचेलो से प्रतिष्ठित करते हैं आपके किसको? गुजरात प्रदेश को कुचेलो कहकर पुकारते हैं। कुचेलो कौन कहते हैं? ह्वेन सोंग कहते हैं कुचेलो दोस्तों। कुचेलो ह्वेन सोंग के द्वारा कहा जाता है। ह्वेन सोंग ने कहा। वो गुजरात प्रदेश की जो राजधानी है भीनमाल, और भीनमाल को इन्होंने क्या कहा? पिल्लो मोली का भीनमाल को। गुजरात प्रदेश की जो राजधानी है कौन सी है? राजधानी है वो भीनमाल है। राजधानी वो भीनमाल है, और भीनमाल को इन्होंने क्या कहा? पिल्लो मोली का। कौन? ह्वेन सोंग ने भीनमाल को पिल्लो मोली का। नाम तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे अच्छे हैं। पिल्लो मोली, पिल्लो मोली कहा किसने? ह्वेन सोंग ने कहा पिल्लो मोली, पिल्लो मोली का। जो भीनमाल सभ्यता वो कंप्लीट कर लिए। भीनमाल सभ्यता जिसकी अगर हमने बात की तो कहां पर विकसित हुई? तो भीनमाल सभ्यता वो भीनमाल जालोर के अंदर विकसित हुई। और शिशुपाल वध के जो रचनाकार आते हैं या फिर साहित्यकार आते हैं, कौन है? महाकवि माघ। महाकवि माघ की जो जन्म स्थली है वो कहां पर है? भीनमाल के अंदर ही है, जिन्हें राजस्थान के क्या कहते हैं? आपके राजस्थान के कालिदास कहा जाता है। और जो यात्री चीनी यात्री आता है ह्वेन सोंग। ह्वेन सोंग का दोस्तों जो ह्वेन सोंग ने जो दो राजस्थान की या फिर राजपूताना की दो सभ्यताओं के स्थलों के अंदर यात्रा की, बेराट सभ्यता प्लस आपके भीनमाल सभ्यता। और भीनमाल को इन्होंने क्या कहा? पिल्लो मोली का। और जो गुजरात के जो आसपास का क्षेत्र है गुजरात प्रदेश, उनको कुचेलो कहकर पुकारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सभ्यता की अगर बात करें तो आती है आपकी कौन सी? बालाथल सभ्यता। नेक्स्ट सभ्यता की बात करें बालाथल सभ्यता दोस्तों। बालाथल सभ्यता की बात करेंगे।
चलिए नेक्स्ट सभ्यता की है बालाथल सभ्यता, जिसके अगर उत्खनन की बात की जाए तो वीएन मिश्र के द्वारा उत्खनन किया जाता है 1962-63 के अंदर दोस्तों, वीएन मिश्र के द्वारा। और यहां से हमें बुने हुए कपड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बुने हुए कपड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और लोहे के अवशेष भी यहां से प्राप्त होते हैं, जो 12वीं ईसा पूर्व की है, जो 12वीं ईसा पूर्व के मिलते हैं लोहे के अवशेष दोस्तों। चलिएगा शुरू करते हैं। आप बात करेंगे बालाथल सभ्यता की, जो वल्लभनगर उदयपुर के अंदर विकसित हुई बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता जो कहां पर विकसित हुई आपके वल्लभनगर यानी उदयपुर के पास में जो गांव है वल्लभनगर क्षेत्र, वल्लभनगर के अंदर विकसित होती है बालाथल सभ्यता। वल्लभनगर उदयपुर के अंदर विकसित होती है बालाथल सभ्यता। अगर बात की जाए कि खोज किनके द्वारा की गई तो आपके वीएन मिश्र के द्वारा खोज की जाती है बालाथल सभ्यता की। खोज वीएन मिश्र के द्वारा, यानी वीएन मिश्र के द्वारा खोज की जाती है, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। कब है? 1962 से 63 के मध्य में, 1962 से 63 के मध्य में खोज की जाती है आपके वीएन मिश्र के द्वारा दोस्तों। और अगर उत्खनन की बात की जाए तो उत्खनन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है 1953 के अंदर। और यहां से हम साक्ष्य की बात करते हैं, अगर साक्ष्य हमें यहां से क्या क्या प्राप्त होते हैं। साक्ष्य हमें पहली बात करें तो यहां से हमें कपड़े, जो बुना हुआ कपड़े का साक्ष्य प्राप्त होता है दोस्तों। बुना हुआ कपड़े का साक्ष्य हमें यहां से क्या होता है? प्राप्त होता है। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो लोहे के अवशेष प्राप्त होते हैं। लोहे के अवशेष मिलते हैं जो 12वीं सदी के ईसा पूर्व का मिलता है। अवशेष, लोहे के अवशेष मिलते हैं कब के? 12वीं ईसा पूर्व का। ठीक है दोस्तों, 12वीं ईसा पूर्व का मिलता है लोहे के अवशेष। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो यहां से हमें गाय व बैल के साक्ष्य भी या मरण मूर्ति प्राप्त होती है। गाय व बैलों की मरण मूर्तियां, गाय एंड बैल की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई। आपके 4th नंबर पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये सभ्यता है वो आयड सभ्यता के समान है दोस्तों। आयड सभ्यता के समान यहाँ पर जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों, आयड सभ्यता के समान यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं या फिर अवशेष मिलते हैं। आयड सभ्यता के समान अवशेष मिले, समान अवशेष मिले। आयड सभ्यता के समान है दोस्तों, क्या मिलते हैं? आपके अवशेष मिलते हैं। और यहां से 400 वर्ष पुराना एक कंकाल प्राप्त होता है,
जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत के अंदर कुष्ठ रोग का पुराना प्रमाण मिलता है। भारत के अंदर कुष्ठ रोग का पुराना प्रमाण मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें कि 400 वर्ष पुराना कंकाल प्राप्त होता है। कंकाल प्राप्त होता है दोस्तों, कंकाल प्राप्त होता है जो भारत में, जो आपके जो भारत में कुष्ठ रोग का पुराना प्रमाण मिलता है। भारत में कुष्ठ रोग का पुराना प्रमाण है, मिला। ठीक है ना दोस्तों। 400 वर्ष पुराना यहां से हमें एक कंकाल प्राप्त होता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत के अंदर कुष्ठ रोग का पुराना प्रमाण मिला है दोस्तों। पुराना प्रमाण मिलता है या प्राप्त होता है भारत के अंदर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहां से एक 11 कमरों का बड़ा भवन प्राप्त होता है दोस्तों, विशाल भवन। और दुर्ग जैसी इमारतें प्राप्त होती है, दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष मिलते हैं, दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष मिलते हैं। दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष, दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष मिले। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो 11 कमरों का एक विशाल भवन प्राप्त होता है दोस्तों। सीधा सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि विशाल भवन है वो कहां से, किस सभ्यता से मिलता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बालाथल सभ्यता से है वो 11 कमरों का एक विशाल भवन प्राप्त होता है, यानी 11 कमरों का एक विशाल भवन मिलता है। 11 कमरों से निर्मित है या 11 कमरों का विशाल भवन मिला दोस्तों, ध्यान रख लेना। यानी बालाथल सभ्यता की हमने बात की तो बालाथल सभ्यता है वो बल्लभनगर उदयपुर के अंदर विकसित हुई थी दोस्तों। अगर उत्खनन की बात करें तो वीएन मिश्र के द्वारा 1962-63 के अंदर इसका उत्खनन या फिर खोज की गई थी दोस्तों। उत्खनन भी इन्हीं के द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों बात कर रहे थे हमें बालाथल सभ्यता को कंप्लीट कर लिया और बात करेंगे ओजियाना सभ्यता दोस्तों। ओजियाना सभ्यता जो भीलवाड़ा के अंदर विकसित होती है, ओजियाना सभ्यता। हाँ जी दोस्तों चलिएगा बात करते हैं ओजियाना सभ्यता की। कौन सी सभ्यता है ओजियाना सभ्यता जो भीलवाड़ा के अंदर विकसित होती है? ओजियाना सभ्यता ओजियाना सभ्यता ओजियाना सभ्यता की अगर बात करें तो किस स्थल पर या फिर किस स्थान पर विकसित होती है ओजियाना सभ्यता? आपके दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर स्थापित होती है, भीलवाड़ा के अंदर। हाँ चलिए भीलवाड़ा के अंदर भीलवाड़ा के अंदर विकसित होती है दोस्तों। अगर बात करें इसके उत्खनन की तो 2001 के अंदर इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों। उत्खनन की बात करें तो 2001 के अंदर इसका उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा दोस्तों।
राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनन किया जाता है। और अगर बात की जाए कि उत्खनन के आधार पर इसका विकास है वो 3 चरणों के अंदर हुआ माना जाता है। उत्खनन के आधार पर अगर बात करें, उत्खनन के आधार पर जो औरजन सभ्यता है इसका विकास है 3 चरणों में हुआ। विकास है 3 चरणों में हुआ। और जो औरजन सभ्यता वो आपके आर्य सभ्यता के संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और औरजन सभ्यता में आर्य सभ्यता के समान यहाँ पर क्या मिलते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। आर्य सभ्यता के समान अवशेष मिलते हैं या अवशेष प्राप्त होते हैं। और यहां से आर्य सभ्यता के समान हमें गाय व बैल की मरण मूर्तियां मिलती है और उन पर मरण मूर्तियों पर है वो सफेद रंग से डिजाइन किया गया है। दोस्तों क्या मिलती है, गाय व बैल के मरण मूर्तियां, गाय व बैल की मरण मूर्तियां मिलती है दोस्तों, जिन्हें क्या कहा जाता है, आपके गाय व बैल की मरण मूर्तियां मिलती है जिनके ऊपर सफेद रंग से क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। मरण मूर्तियां जिन पर सफेद रंग से डिजाइन की गई है, सफेद रंग से दोस्तों डिजाइन की गई है किस पर, गाय व बैल की मरण मूर्तियों पर। और इन्हें औरजन सभ्यता के अंदर क्या कहा जाता है, गाय जो बैल की मूर्ति मिली है इन्हें औरजन सभ्यता के अंदर ओजियाना बुल कहा जाता है। दोस्तों ओजियाना बुल कहा जाता है। ओजियाना बुल कहा जाता है। ओजियाना बुल कहा जाता है कि गाय व बैल की जो मरण मूर्तियां मिलती है उन्हें ओजियाना बुल कहा जाता है दोस्तों। और उत्खनन है कि 2001 के अंदर राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता है। ओजियाना सभ्यता विकसित होती है आपके कहां पर, भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। हाँ जी, भीलवाड़ा के अंदर सभ्यता विकसित होती है। और उत्खनन के आधार पर माना जाता है कि इसका जो विकास है ओजियाना सभ्यता को 3 चरणों के अंदर हुआ है। कितने चरणों के अंदर है, 3 चरणों के अंदर है। और ये आर्य सभ्यता के संबंधित या फिर आर्य सभ्यता से संबंधित अवशेष मिलते हैं किसमें, ओजियाना सभ्यता में दोस्तों। चलिए यार नेक्स्ट अगर बात करें कि कुराड़ा सभ्यता के बारे में, ये दोस्तों छोटी छोटी सभ्यता है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो बच्चे वो हम कर लेंगे। कौन सी, कुराड़ा सभ्यता। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो दोस्तों, इतना तो आपका फर्ज बनता ही है। अरे भाई लाइक शेयर तो कर सकते हो ना। कि कहते हैं इश्क के अंदर नींदें उड़ जाती है, कि कहते हैं इश्क के अंदर नींदें उड़ जाती हैं, कोई हमसे भी तो करके देखो हमें नींद बहुत आती है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं कुराड़ा सभ्यता की। कुराड़ा सभ्यता की नेक्स्ट आपकी सभ्यता आती है कुराड़ा, जिन्हें औजारों की नगरी कहा जाता है दोस्तों। कुराड़ा सभ्यता जो आपके कहां पर विकसित होती है, पर्वतसर नागौर के अंदर दोस्तों विकसित होती है कुराड़ा सभ्यता, जिन्हें औजारों की नगरी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता है,
कुराड़ा सभ्यता कहां पर विकसित हुई है कुराड़ा सभ्यता? जो कुराड़ा ग्राम पड़ता है आपके पर्वतसर नागौर के अंदर दोस्तों। क्या? पर्वतसर नागौर कुराड़ा ग्राम, कुराड़ा ग्राम है पर्वतसर नागौर के अंदर। पर्वतसर नागौर के अंदर दोस्तों पड़ता है कुराड़ा ग्राम आपका। और इन्हें क्या कहा जाता है? कुराड़ा को औजारों की नगरी कहा जाता है। औजारों की नगरी कहा जाता है दोस्तों। औजारों की नगरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है औजारों की नगरी? तो आपके कुराड़ा सभ्यता को औजारों की नगरी दोस्तों, औजारों की नगरी है वो कहा जाता है आपके कुराड़ा सभ्यता को। यहां से दोस्तों मई 1943 के अंदर, या फिर बात करें कि मई 1934 के अंदर 103 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं दोस्तों। ताम्रपत्र उपकरण ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। मई 1934 के अंदर दोस्तों, मई 1934 के अंदर यहां से 103 ताम्रपत्र उपकरण ताम्रपत्रों की प्राप्त होती है दोस्तों। ताम्र उपकरण ताम्रपत्रों की प्राप्त होती है। 103 ताम्र उपकरण ताम्रपत्रों की प्राप्ति होती है। ताम्रपत्रों की प्राप्ति होती है। 103 ताम्र उपकरण ताम्रपत्रों की प्राप्ति होती है। और अगर बात की जाए कि स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रकालीन उपकरण एवं ताम्रपत्रों की प्राप्ति होती है, लिख सकते हैं दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात की बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता आती है दोस्तों, ध्यान रख लेना। स्वतंत्रता से पूर्व दोस्तों ताम्रकालीन उपकरण ताम्रपत्रों की प्राप्ति होती है। ताम्रकालीन उपकरण एंड ताम्रपत्रों की प्राप्ति होती है। ताम्रपत्रों की प्राप्ति होती है स्वतंत्रता से पूर्व की। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो यहां से आपके प्रवाल युक्त एक अर्ध्य पत्र भी मिलता है, जो ईरान से पारस्परिक संबंधों का द्योतक है दोस्तों। क्या मिलता है? आपके प्रणाल युक्त अर्ध्य पत्र। हाँ जी दोस्तों, प्रणाल युक्त अर्ध्य पत्र मिलता है, जो दोस्तों जो ईरान की सभ्यता है उससे आपके पारस्परिक संबंधों का द्योतक है। जो आपके ईरान की सभ्यता है का पारस्परिक द्योतक है, संबंधों का, जो ईरान की सभ्यता से संबंधित है। पारस्परिक द्योतक है, पारस्परिक संबंधों का द्योतक है, ये ऐसे लिख सकते हैं, पारस्परिक संबंधों का द्योतक है दोस्तों। यानी दोस्तों जो प्राण युक्त अर्ध्य पत्र मिलता है, इससे यह माना जा सकता है कि ईरान से इनका किसी न किसी प्रकार से संबंध था। किससे? कुराड़ा सभ्यता की बात की जाए दोस्तों, कुराड़ा सभ्यता की हमने बात की तो पर्वतसर नागौर के अंदर दोस्तों विकसित होती है। और इसे राजस्थान के क्या औजारों की नगरी भी कहा जाता है दोस्तों, औजारों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर सभ्यता की बात करें तो दोस्तों आती है जोधपुरा सभ्यता।
हाँ जी, जोधपुर सभ्यता। मैंने आपको क्या बताया था एक बार, या फिर आप मान सकते हो कि 200-300 साल पहले एक बात बोली थी मैंने कि एक तो स्थान आता है जोधपुरा, और दूसरा स्थान आता है जोधपुर, और तीसरा स्थान आता है आपका जोधपुरिया। दोस्तों इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अलग अलग है, या फिर एक ही है या फिर अलग अलग है? दोस्तों क्या एक ही है या फिर अलग अलग है? तीनों स्थान जोधपुरा, जोधपुरिया और आपके जोधपुर। जोधपुर, हाँ जी। देखो दोस्तों, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर तो आपको पता है कि एक जिला आता है, बिल्कुल पश्चिम क्षेत्र का जिला है। और बात करें जोधपुरा, तो जोधपुरा दोस्तों एक सभ्यता है। और नेक्स्ट बात की जाए जोधपुरिया, तो जोधपुरिया दोस्तों निवाई टोंक के अंदर स्थित है जोधपुरिया, जहां पर देवधाम है दोस्तों जोधपुरिया के अंदर। चलिएगा नेक्स्ट बात करें अगर जोधपुरा सभ्यता की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। पुराना सभ्यता, ये दोस्तों छोटी छोटी सभ्यता है, इसको बहुत ही गहराई से हमें देख रहे हैं, इसका विस्तार से हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। यहां से प्रश्न बिल्कुल बनने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें गहराई से इसका अध्ययन करना चाहिए। कुराड़ा सभ्यता हमने कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं जोधपुरा सभ्यता। दोस्तों एक सभ्यता आती है आपकी जोधपुरा सभ्यता, जो कोटपुतली जयपुर के अंदर विकसित हुई है। कहां पर दोस्तों? कोटपुतली जयपुर के अंदर, कोटपुतली जयपुर के अंदर। जोधपुरा सभ्यता, हाँ जी दोस्तों, जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो जोधपुरा सभ्यता की आपके कहां पर है? कोटपुतली, और कोटपुतली कहां पर पड़ता है? जयपुर के अंदर स्थित है। यानी कोटपुतली जयपुर के अंदर है। कौन सी सभ्यता विकसित होती है? जोधपुरा सभ्यता। अगर नदी की बात की जाए तो सावी नदी के किनारे दोस्तों विकसित है, होती है आपके जोधपुरा सभ्यता, सावी नदी के किनारे। सावी नदी के किनारे विकसित होती है। कौन सी सभ्यता? आपके जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता सावी नदी के किनारे। और यहां से लोहे एशक से लोहे बनाने की भट्टी मिली है दोस्तों। हमने सुनार सभ्यता के अंदर क्या पढ़ा कि लोहे एशक से लोहे गलाने की भट्टी मिली है, लेकिन यहां से क्या मिलती है दोस्तों? लोहे एशक से आपके लोहे बनाने की भट्टी प्राप्त होती है। किससे? जोधपुरा सभ्यता से। तो लिख सकते हैं यहाँ दोस्तों, लोहे एशक से लोहे बनाने की भट्टी प्राप्त होती है। लोहे एशक से लोहे बनाने की भट्टी प्राप्त होती है जोधपुरा सभ्यता से। लोहे एशक से लोह बनाने की भट्टी प्राप्त होती है, और दोस्तों ये जो आपके जोधपुर सभ्यता है वो मौर्यकालीन सभ्यता है। जोधपुर सभ्यता वो मौर्यकालीन सभ्यता है। यहां से काली पॉलिश युक्त मरण मूर्तियां भी प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन सी सभ्यता? मौर्यकालीन सभ्यता के साथ अवशेष प्राप्त होते हैं यहाँ पे मौर्यकालीन सभ्यता के। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं दोस्तों। और यहां से काली पालिश युक्त आपकी मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है, और कपीस वर्णीय मृत पात्रों का 1 मीटर जमाव मिला है दोस्तों। लिख सकते हैं काली पॉलिश युक्त क्या मर्द भांड मिले हैं दोस्तों।
जिन पर काली पॉलिश की गई है, जो आगे मौर्य काली सभ्यता की समान सभ्यता मानी जाती है। और यहाँ से आपके कपिश वर्णी मर्त पात्रों का 1 मीटर जमाव प्राप्त होता है। कपिश वर्णी मर्द पात्रों का 1 मीटर जमाव मिला। जो कपिश वर्णियों का एक मर्द पात्रों का 1 मीटर जमाव मिलता है दोस्तों, किस सभ्यता से? आपके जोधपुरा सभ्यता से दोस्तों। चलिए आज हमने ये जो छोटी छोटी सभ्यता थी उसको कंप्लीट कर लिया दोस्तों। जो बात की बचेगी सभ्यता उसको हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताना। और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, जो भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो उसके अंदर शेयर करो दोस्तों, लाइक करो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिए। आपका इतना तो फर्ज बनता है दोस्तों। इससे क्या है कि मैं भी एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है और आपको अच्छा करने के लिए प्रयास करता हूं। इसलिए दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आपका वीडियो। जो भी कमी आ रही है उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तब के लिए बाय बाय, टेक यू।